मगध राज का उत्कर्ष। मगध का पहला राजवंश हर्यक राजवंश, हर्यक वंश, जिसका संस्थापक बिंबिसार, जिसे श्रोणिक कहा जाता था, श्रोणिक। यह मगध का सबसे महान राजा था। इसने मगध को संगठित कर अपनी राजधानी को गिरिव्रज अथवा राजगिरी बनाया था। गिरिव्रज अथवा राजगिरी, राजगिरी में स्थापित किया। जब साम्राज्यों का प्रारंभ हुआ तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है और उसके अनुसार सबसे सशक्त वंश, सबसे सशक्त साम्राज्य मगध का साम्राज्य था। जो मगध पर बैठता था, मगध की गद्दी पर बैठता था, वो संपूर्ण पृथ्वी का शासक अथवा सम्राट होता था, संपूर्ण पृथ्वी का। पृथ्वी पर जितने साम्राज्य होते थे उस समय, जो एक दूसरे को जानते थे, वो सब के सब मगध के अधीन हुआ करते थे। मगध के राजगद्दी के बिना सिकंदर भी सम्राट नहीं बन पाया। मगध एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्ध और सबसे महान वंशों की कहानी है मगध की कहानी। इसीलिए तो कहा जाता है कि हम बिहार हैं, हम ही तो सम्राट हैं। सम्राट बनना है तो मगध की राजगद्दी को चूमना होगा। मगध के राजगद्दी के बिना कोई सम्राट हो ही नहीं सकता। 544 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार ने जिस राजवंश की स्थापना की उसका नाम था हर्यक राजवंश। बिंबिसार अपने क्षेत्रीय राजाओं के साथ विवाह संबंध स्थापित कर अपने राजवंश, अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। बिंबिसार ने कौशल नरेश की बेटी कौशल्या और लिच्छवी नरेश की बेटी चेलन्ना से विवाह कर अपने साम्राज्य को सुदृढ़ और सुरक्षित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि उस समय एक दूसरे पर आक्रमण हुआ करते थे। तो उसने खुद को बचाने के लिए विवाह संबंध स्थापित किए, जिससे एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। भले ही लोग आधुनिकता का दावा पीटते हों, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हों, लेकिन दुनिया की प्रथम आधुनिक राजधानी राजगिरी थी। प्रथम आधुनिक राजधानी राजगिरी थी, जिसे वास्तुकार के द्वारा बसाया गया था। बिंबिसार का वास्तुकार वरसकार ने राजगिरी की स्थापना की और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से। इस राजधानी में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। बिंबिसार इतना शक्तिशाली था कि अंगराज को मिलाकर उसने मगध के अधीन कर लिया। बैठा तो सिर्फ मगध की गद्दी पर था, लेकिन धीरे धीरे अगल बगल के राज मगध, बज्जी, लिच्छवी और कौशल, इन सबको जीतकर मगध में मिला दिया। बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि बिंबिसार के समय में महात्मा बुद्ध एवं महावीर दोनों थे। बुद्ध और महावीर दोनों थे। बिंबिसार का सौभाग्य था कि दोनों का सेवा किया। जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़ जाते हैं चंद्रप्रदोत के दरबार में, एक राजा था चंद्रप्रदोत, उसके दरबार में महात्मा बुद्ध जब बीमार पड़ते हैं तो बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक, याद करेंगे आप लोग, जीवक को उनकी सेवा में भेजता है। ये जीवक की भी कहानी बड़ी रोचक है। जीवक वैशाली की नगर वधु आम्रपाली का पुत्र है। नगर वधु
अरे आज भी ये जो है कटरीना कैफ, तैमूर की अम्मी, ऐश्वर्या राय, ये तरह तरह के हैं, ये भी नगर वधू ही हैं, लेकिन इन पे थोड़ा बॉन्ड है कि रुपया वाला जाएगा, गरीब नहीं जाएगा। लेकिन वैशाली के नगर वधू के साथ ऐसा कोई बात नहीं था, सब कोई उसके पास जाता था, लेकिन उस पर एक अधिकार था बिंबिसार का। कहावतों में कहा जाता है कि बिंबिसार और अम्रपाली इन दोनों का संतान था जीवक, ये राजवैद्य था। इसी ने महात्मा बुद्ध को चिकित्सा के लिए मगध से चंद्रप्रदोत के दरबार में गया, जीवक नहीं गया। बिंबिसार कुछ ग्रंथों के अनुसार 52 वर्षों तक शासन किया था। लेकिन एक चीज आप लोग जान लेंगे, ये बिंबिसार 15 वर्ष के ही अवस्था में मगध राज्य की स्थापना कर दिया था। एक कहावत है, लीके लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छोड़ के 3 चले, शायर शेर सपूत। इसी से आप लोग समझ लेंगे, आज भी धरती छतरी विहीन है। 12 बरिस ले कुकुर जिए, 13 बरिस सियार, 16 बरिस ले छतरी जिया, उसका जिया अधिकार। क्योंकि अन्याय आज भी होता है, अगर छतरी होता तो अन्याय नहीं होता। बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु, अजात शत्रु, इसे कूणिक कहा जाता है, कूणिक। अजात शत्रु अपने पिता का हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। अजात शत्रु बिंबिसार से भी अधिक महान था। बिंबिसार ने विवाह संबंध स्थापित किए, लेकिन अजात शत्रु अपने बाहुबल, अपने पौरुषत्व के बल पर पूरे समस्त उत्तर भारत को रौंदा। ये छोटे छोटे सेनाओं पर तो अकेला ही भारी पड़ता था। एक अमरशील कंटक युद्ध नीति है और एक मुसल युद्ध नीति, इन दोनों का बहुत बड़ा महारथी था अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ही पैदा न हुआ हो। अजात शत्रु को पुराणों के अनुसार 20 वर्ष शासन करने वाला माना गया है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 32 वर्ष। दिव्य वंश या दिव्य दान एक पुस्तक है बौद्ध धर्म का, उसमें इसे 32 वर्ष माना गया इसका शासनकाल। अजात शत्रु अपने अगल बगल के सारे राजाओं को यह सूचना भिजवा दिया, या तो हमसे संधि करो, हमारी अधीनता स्वीकार करो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो। इतिहास कहता है जो भी समस्याएं आती है उसे सुधार करने के लिए इतिहास में देख लो, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराती है। एक कूटनीति है, जिस कूटनीति का इस्तेमाल शेरशाह सूरी ने किया था, उसका इस्तेमाल अजात शत्रु ने बहुत पहले ही कर लिया था। अपने दुश्मनों को बीच में फूट डालकर लड़ाना, दुश्मन सेना में विद्रोह मचाना, ये सब रण कौशल की एक नीति थी। इसमें पारंगत था अजात शत्रु, क्योंकि ये सम्राट है ना। अरे हम बिहार हैं, हम ही तो इस धरती के सम्राट हैं। भले आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन धरती का सम्राट वही है जो मगध का मालिक है, जो पाटलिपुत्र पर शासन करे, जो मगध पे साम्राज्य स्थापित करे, वही तो सम्राट हो सकता है। सम्राट की यही परिभाषा है कि जो मगध की राजगद्दी पर बैठे, जो पाटलिपुत्र पर शासन करे, वो सम्राट, बाकी कोई सम्राट हो ही नहीं सकता। अजात शत्रु का भय इतना था शत्रु सेनाओं में कि जब अजात शत्रु अमरशील कंटक उठा लेता, 50,000 सेना का आहार कर लेता तुरंत, घंटों का काम मिनटों में। इतना पारंगत था उस अमरशील कंटक के खेल में। अमुसल का तो बात ही जुदा है। कहावतों में सुनते हैं कि एक मुसल में 5,000 सेना। सोचिए कितनी ताकत थी उसके बाजुओं में, एक ही मुसल से 5,000 सेना का सर्वनाश कर सकता था वो। यह है मगध के महान सम्राटों की कहानी।
दुनिया की सारी कहानी इसके पीछे फीकी पड़ जाती है, क्योंकि हम मगध के वंश हैं, मगध के राजवंश। दुनिया के सारे राजवंश मेरे अधीन। अजातशत्रु के बाद बहुत सारे राजा हुए। अंतिम में अजातशत्रु का एक राजा हुआ, पुत्र था या पौत्र, उदयन। उदयन आया अजातशत्रु के बाद, यह भी अपने पिता का हत्यारा था। उदयन ने राजधानी को कुसुमपुरा बसाया, कुसुमपुरा, जिसे बाद में पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र कहा गया। बाद में पाटलिपुत्र कहा गया। पाटलिपुत्र की भी कहानी बड़ी रोचक है। कुसुमपुर, अनीसाबाद, पाटलिग्राम, पुष्पपुर, ये सभी नाम पटना के हैं। आज भी पटना में चिड़ियाघर में 2-3 और रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन केंद्रों पर पाटली के वृक्ष मौजूद हैं। प्राचीन समय में पटना यानी पाटलिपुत्र पाटली वृक्षों से पटा हुआ था। पाटली वृक्षों की प्रधानता थी, इसलिए इसका नाम पाटलिग्राम पड़ा। तो उदयन ने अपनी राजधानी गिरिवराज अथवा राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र लाया। उदयन के बाद इस वंश का अंतिम राजा नागदशक हुआ। नागदशक, जिसे दर्शक भी कहा जाता था, जिसे दर्शक भी कहा जाता था। नागदशक एक अयोग्य शासक था और इसका अमात्य यानी इसी का एक राज्य का कर्मचारी, जिसे अमात्यों की श्रेणी में या मंत्री जो भी कह लिया जाए, शिशुनाग ने इसे अपदस्थ कर दिया, गद्दी से पदच्युत यानी हटा दिया और इसे हटाकर एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम था शिशुनाग, और उसने शिशुनाग वंश की नींव डाली। शिशुनाग वंश की कहानी हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। थैंक यू।